एयर डोमिनेंस यानी आसमान में वर्चस्व के लिए दुनिया की महाशक्तियां लगातार जोर लगा रही हैं। अमेरिका, रूस और चीन तीनों मुल्क जोर शोर से अल्ट्रा मॉडर्न लड़ाकू विमान बनाने में जुटे हैं। अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की टक्कर है। 6ठी पीढ़ी के लिए भी टकराव शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। ईरान से लेकर लेबनान तक हवाई बमबारी से तबाही। ईरान और लेबनान के आसमान में इजराइल और अमेरिका का टोटल कंट्रोल। इस युद्ध ने बता दिया कि जंग में वायु शक्ति की कितनी अहमियत है। इस जंग में हैरानी की बात यह कि ईरान के 1960 के दशक के लड़ाकू विमान अमेरिकी बेस पर भयंकर तबाही मचा चुके हैं। जरा सोचिए, अगर ईरान के पास मॉडर्न लड़ाकू विमान होते तो क्या होता। वैसे बदलते जियोपॉलिटिक्स के बीच दुनिया अल्ट्रा मॉडर्न विमानों पर जोर दे रही है। अगले पीढ़ी की विमानों के रेस में कौन आ गया? वैसे 5वीं पीढ़ी के अलग अलग ताकतवर विमान हैं। दुनिया के कई मुल्क उन्नत किस्म के विमान बनाने में जुटे हैं। इसमें सबसे आगे अमेरिका नजर आता है। अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II विमान ये विमान नेटवर्क केंद्रित युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे मल्टी रोल फाइटर के तौर पर डिजाइन किया गया है। ये विमान नाटो और सहयोगी देशों की हवाई ताकत की रीढ़ बन चुका है। 2006 में पहली बार उड़ान और 2015 में सेवा में शामिल होने के बाद से ये एक ऐसे सिस्टम के रूप में विकसित हुआ है जो डेटा के जरिए युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करता है। अमेरिका का F-22 रैप्टर विमान F-22 रैप्टर अब तक बना सबसे बेहतरीन एयर डोमिनेंस फाइटर है। शीत युद्ध के दौरान विकसित और 2005 से ऑपरेशनल इसे दुश्मन के उन्नत फाइटर्स को खतरा बनने से पहले ही हराने के लिए डिजाइन किया गया था। आज भी ये स्टील गति और कुशलता के मामले में बेजोड़ है। चीन का J-20 लड़ाकू विमान। चीन के J-20 विमान को लंबी दूरी की लड़ाई में बेमिसाल माना जाता है। – 2010 के दशक के आखिर में सेवा में आने के बाद से ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हवाई ताकत को चुनौती देने के चीन के प्रयासों का मुख्य केंद्र बन गया है। इसकी स्टील्थ को बेमिसाल माना जाता है। रूस का Su-57 लड़ाकू विमान। रूस का Su-50 फैलन एक हाइब्रिड सिद्धांत पर आधारित है। ये स्टील गतिशीलता और सेंसर की विविधता का मेल है। विकास के लंबे दौर के बाद इसे सीमित रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया है। हालांकि अभी भी इसका उत्पादन बेहद कम है।
जिससे लगातार वायु क्षेत्र में तकनीक में आमूल-चूल परिवर्तन आ रहा है। अब आसमान में छठी पीढ़ी की तैयारी, कौन किस पर भारी? गौर करने की बात यह कि पांचवी पीढ़ी की रेस के बीच मुकाबला अब हवाई युद्ध की प्रणालियों की नई पीढ़ी की ओर बढ़ चुका है। ये एक अकेले विमान की पारंपरिक अवधारणा से अलग है। अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD कार्यक्रम सिस्टम के एक ऐसे समूह पर आधारित है जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को स्वायत्त और सहयोगी लड़ाकू विमानों, मॉडर्न सेंसर्स और सुरक्षित हाई स्पीड वाले डेटा लिंक के साथ जोड़ता है। दूसरे देश भी कुछ इसी तरह के प्रोग्राम में जुटे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो वही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है, अमेरिका की नाकेबंदी शिपिंग के खिलाफ नहीं है। ये नाकेबंदी ईरानी शिपिंग के खिलाफ है। ईरान अवैध तरीके से टोल लगाकर फायदा नहीं उठा सकता और इसके खिलाफ है अमेरिकी नाकेबंदी। वहीं व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में गोलीबारी का मामला, जहां कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लेंच ने प्रेस वार्ता की है। कोल थॉमस एलन पर लगाए गए हैं 3 आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास का आरोप। हमलावर ने हिल्टन होटल में 24 अप्रैल को एक रूम भी बुक करवाया था। और इसी कमरे से कई चीजें उसकी बरामद की गई हैं। कई हथियारों से लैस था, उन हथियारों को भी जब्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास का आरोप भी उस पर लगाया गया है। इसके अलावा 2 और अन्य आरोप भी हमलावर पर लगाए गए। हिल्टन होटल में हुई फायरिंग पर व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ट्रंप और उसके अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था ये हमलावर। लेविट का कहना है कि 2 साल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह तीसरा बड़ा जानलेवा हमला हुआ है। जान जोखिम में डालकर हमलावर को पकड़ा भी गया। राष्ट्रपति ट्रंप का शांत रहना वाकई काबिले तारीफ था। कैरोलिन लेविट का कहना है कि जान जोखिम में डालकर इस हमलावर को पकड़ा गया है, लेकिन जिस तरीके से शांत रहे डोनाल्ड ट्रंप वो काबिले तारीफ है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।